हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट किया था, जो कि प्रीवियस चैप्टर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका लास्ट पोर्शन था। एक्चुअल चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़, और ये पॉपुलरली पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर है। एक्चुअल शुरुआत इसकी जब हम करेंगे तो इनिशियल टॉपिक जो आपको चैप्टर में मिलेगा वो है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के वो क्या क्या थे और क्या उनकी ड्रॉबैक्स रहीं, और अर्लीस्ट अटेम्प्ट में आपने सुना होगा कि जैसे हिंदी की बुक्स में लिखा रहता है धातु और अधातु में डिवाइड किया गया था एलिमेंट्स को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो वो बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है उसका रीज़न क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज है उसका रीज़न जो है वो जहाँ से शुरुआत होती है वो है डोबराइनस ट्रैड्स, जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने पहले क्लासिफिकेशन का अटैम्प्ट किया, उसके बाद बहुत से अटैम्प्ट्स हुए। इन सारे अटैम्प्ट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डोबराइनस ट्रैड्स। और इसके पहले हम बता दें कि ये जो अर्लियर अटैम्प्ट्स पढ़ने जा रहे हैं इसके पिछले अगर आप 10-15 साल में देखें तो कोई क्वेश्चन बना नहीं है नीट वगैरह में, जेई में, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी हमारे सिलेबस का हिस्सा है इसलिए हम ज़रूर पढ़ेंगे। और डिटेल इसकी बहुत ज़्यादा इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, तो हम सिर्फ सिलेबस कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं। फिर भी आप इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, डोबराइनस ट्रैड्स। डोबराइनस ट्रैड्स में क्या है, इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स का 3-3 का ग्रुप लिया और उनको मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, जो मिडिल एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के 3 एलिमेंट्स का ग्रुप मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू के बराबर है। और प्रॉपर्टीज़ भी जो मिडिल एलिमेंट्स की हैं वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ का एवरेज आती हैं, यानी मिडिल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज एवरेज एटॉमिक मास इज एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो ये इन्होंने एक लॉ के फॉर्म में दे दिया, इसको लॉ ऑफ ट्रायड्स भी बोला जाता है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 3 ट्रायड्स दिए गए हैं, 9th में भी और 9th क्या 10th में मेरे ख्याल से पीरियोडिक टेबल में था, और 11th में भी। बस फ़र्क क्या है कि 10th में ये मेंशन कर दिया गया है ही कुड कंक्लूड ओनली 3 ट्रायड्स, और वही 3 ट्रायड्स 11th के एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स के रूप में जो ट्रायड्स दिए गए हैं, पहला तो है एल्कली मेटल्स का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वर्टिकली रखा गया है, जबकि उन्होंने ऐसे ही अरेंज किया था हॉरिजॉन्टली। तो इसका मास जो है एटॉमिक मास नियरली 7 आता है, 6.9 समथिंग होता है। तो 7, 23 एंड 39। सो दिस 23 इज व्हाट एवरेज ऑफ 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 इज 23। तो ये एवरेज आ गया। इस तरीके से इन्होंने 5 ट्रायड्स दिए थे अपने वक्त में, लेकिन जो बहुत पॉपुलर है इनके 3 ट्रायड्स हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो हम पहले वो 3 ट्रायड्स लिखेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसके सिवाय हम 2 और ट्रायड्स लिखेंगे क्योंकि एक बुक में एक क्वेश्चन में ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोबराइनस ट्रायड्स, और उसमें जो 3 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मिलते हैं वो तीनों ही एग्जाम्पल नहीं दिए गए थे। तो हम 5 ट्रायड्स यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। पहले वो 3 ट्रायड्स जो एनसीईआरटी में दिए जाते हैं, फिर 2 और जो इन्होंने दिए थे लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो इन्होंने जो ट्रायड्स दिए थे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स कौन से लिए थे, पहले वो प्रॉपर्टीज़, वो एलिमेंट्स जो एल्कली फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्कली फॉर्मिंग एलिमेंट्स। फिर उन्होंने लिया एल्कलाइन अर्थ फॉर्मिंग
एलिमेंट्स। फिर उन्होंने लिया सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये 3 एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। 2 एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट भी लिया था इन्होंने, हैवी मेटल एलम फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी लिया था। और इन ट्रायड्स में अगर आप देखेंगे तो एल्कली फॉर्मिंग एलिमेंट पे 3 एलिमेंट्स लिए थे उन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं था, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। सॉल्ट फॉर्मिंग में फ्लोरीन नहीं था, हेलोजन्स में हेलोजन लिया था और उसमें फ्लोरीन नहीं था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिड फॉर्मिंग में ऑक्सीजन फैमिली लिया था इन्होंने, चाल्कोजेंस लिया था, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं था, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम लिया था। और हैवी मेटल में 3D सीरीज के मेटल्स लिए थे, 3 मेटल्स जो इन्होंने लिया था, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। और इसके सिवाय इन्होंने कई एनालिसिस जो दिया था वो कोबाल्ट और निकल के बारे में भी दिया था, कॉपर जिंक के बारे में भी दिया था, लेकिन उसको ट्रायड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए थे। तो 5 ट्रायड्स इन्होंने दिया था, जिसमें से फर्स्ट 3 जो है वो एनसीईआरटी का पार्ट है। सो दैट्स इट। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो इनके वक्त तक ऑलमोस्ट 53 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और ये सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। टोटल 5 ट्रायड्स ही दे पाए, जिसमें से 3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अगर 5 ट्रायड्स में बात करें तो 15 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए लॉफ्ट ट्रायड्स के फॉर्म में या ट्रायड्स के फॉर्म में। तो सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई न कर पाना यही इनका ड्रॉबैक था। और उस वक्त जब ये ट्रायड्स का कंसेप्ट दिया गया था तो इन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था, इन्होंने जो एटॉमिक मास यूज़ किया था वो कैनिज़ारो नाम के एक साइंटिस्ट थे। कैनिज़ारो रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो कैनिज़ारो ने एटॉमिक मास की मेजरमेंट का एक स्केल दिया था, अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए थे, उस स्केल को यूज़ करके इन्होंने ये अरेंजमेंट किया था। हाँ, इसके बाद आपको मिलेगा डी चेन कार्टाइसिस, टेलुरिक हेलिक्स। इसके बारे में सिर्फ इतना जानिए कि इन्होंने हेलिकल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया। क्या दिया? हेलिकल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको आप ऐसे समझ जाइए कि इस तरीके का एक बॉटल ले लीजिए और एलिमेंट्स को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ। ठीक है? जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो वर्टिकली अलाइंड होंगे और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी वो वर्टिकली अलाइंड नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम सबसे पहले लिथियम रखेंगे, लिथियम के ऊपर रखेंगे बेरिलियम, लेकिन साइड में रखेंगे। सो लिथियम ऊपर साइड में बेरिलियम, उसके ऊपर साइड में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से करते करते लिथियम के जस्ट ऊपर सोडियम आ जाएगा। तो ये हेलिकल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको मिलेगा। तो इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना थोड़ा इनकन्वीनियंट था, सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए, लेकिन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने हेलिकल फॉर्म में अरेंजमेंट किया। तो ये 2 अटेम्प्ट्स हो गए, अर्लियर अटेम्प्ट्स। तीसरा न्यूलैंड्स ऑक्टेव। जे न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो उस वक्त लगभग 61 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे और इन्होंने सबको अरेंज कर दिया था ऑक्टेव्स के फॉर्म में। मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इन्होंने रखा था, नोबेल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब। तो शुरुआत हाइड्रोजन से किया इन्होंने और एंड में जहाँ तक भी जा सके थोरियम तक मेरे ख्याल से ही गए थे। तो इनके अरेंजमेंट में ख़ास बात क्या थी, इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन एलिमेंट
द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट फिर से 1 के नीचे आ जाएगा। यानी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसा होगा, ठीक वैसे ही जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव्स में नोट्स होते हैं। आपने सुना होगा सा रे गा मा प ध, उतना सुर में तो नहीं हम सुना सकते आपको, लेकिन कंसेप्ट यही है कि स से शुरू कीजिए तो 7 नोट्स होते हैं और 8वां नोट फिर से सा होता है। तो उसी तरीके का पैटर्न होने की वजह से इसको ऑक्टेव्स कहा गया। ख़ास बात यह है कि इन्होंने 8 ऑक्टेव्स क्रिएट किए थे। 8 × 7 कितना हो गया? 56। 62 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे उस वक्त तक और इन्होंने सबको अरेंज कर दिया था। तो 56 जब नोट्स मिल रहे हैं, 8 × 7 कितने हो गए? 56 और 62 एलिमेंट्स को अरेंज करना है, तो 6 जगह पे इन्होंने ऐसा किया था कि 2-2 एलिमेंट्स को साथ में रख दिया था। 6 प्लेसेस पर 2-2 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया था? साथ में रख दिया था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी मिल रही थी। और बुक्स में आपको जब मिलेगा तो जैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो जो ऑक्टेव दिया गया है वो सिर्फ कैल्शियम तक का दिया गया है और लिथियम से शुरू किया गया है। तो एक बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जब नोबल गैसेस में ऐड कर देते तो ये बिल्कुल फेल हो जाता है। नोबल गैसेस को हटा दीजिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो ये लिथियम से लेकर कैल्शियम तक ट्रूली वैलिड रहता है, अभी भी वैलिड है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल फेल कर जाता है। और अगर नोबल गैसेस ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो बिल्कुल फेल कर जाता है, जबकि इन्होंने जब अरेंजमेंट किया था तो हाइड्रोजन को इंक्लूड किया था। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में जो अरेंजमेंट अब आप पढ़ते हैं वो लिथियम से शुरू करते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th की प्रॉपर्टी सोडियम की इसी के जैसे होगी। फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। और नियॉन और आर्गन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबल गैसेस थे। क्लोरीन के बाद इसलिए आ जाएगा पोटेशियम और उसके बाद आ जाएगा कैल्शियम। यहाँ तक ये ट्रूली वैलिड है, इसलिए ज़्यादातर बुक्स में ऑक्टेव्स के रूप में बस ये 2 ऑक्टेव्स ही दिए जाते हैं पूरे, और तीसरा कैल्शियम तक ही पूछा जाता है। जबकि इनका जो अटैम्प्ट था उसमें 8 ऑक्टेव्स इन्होंने कंप्लीट करके दिए थे, इंक्लूडिंग ऑल 62 एलिमेंट्स नोन टिल देन, और 6 जगह पे इन्होंने 2-2 एलिमेंट्स को रखा था। बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि अगर सारे 62 एलिमेंट्स का 8 ऑक्टेव्स बना दिया तो इसका मतलब और किसी एलिमेंट के लिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी, या और एलिमेंट जो मिलेंगे वो उसी ऑक्टेव के फॉर्म में 9वां ऑक्टेव 10वां ऑक्टेव का फॉर्म में आना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, और बाद में पाया गया कि इन्होंने कई डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को साथ साथ रख दिया था और कई सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को अलग अलग जगह पे भी रख दिया था। तो इस तरीके के कई ड्रॉबैक थे, लेकिन इनका ये ड्रॉबैक कतई नहीं था कि सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए। सही या गलत, इन्होंने सारे नोन एलिमेंट्स को तब तक जो थे उनको क्लासीफाई किया। ये काम डुबराइनर नहीं कर पाए थे, सारे एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। फिलहाल ये दोनों बातें गलत हो गई, तीनों बातें गलत हो गई। गलत तो नहीं, लेकिन अप्लीकेबल नहीं रही बहुत ज़्यादा। लोदरमेयर और मेंडलीव हम साथ साथ पढ़ेंगे। लोदरमेयर और मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी किया। लोदरमेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी और मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी। मेंडलीव के स्टडी का स्पेक्ट्रम बड़ा था, वो ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किए थे, और लोदरमेयर फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने स्टडी किया था। जैसे सबसे पॉपुलर इनका जो स्टडी आता है वो एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक मासेस, इसकी स्टडी थी। तो लोदरमेयर ने भी पीरियोडिक टेबल दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, तब उसके बाद लोदरमेयर का भी रिकॉग्निशन हुआ कि मेंडलीव ने वही काम किया था जो लोदरमेयर ने किया था। तो फिर लोदरमेयर पॉपुलर क्यों नहीं हुए? अब वो समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी, जब नाम आदमी का पॉपुलर हो जाता तो उसका काम भी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है। तो लोदरमेयर उतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, लेकिन मेंडलीव ने वही काम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके किया था और लोदरमेयर ने वही काम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके किया था। तो बाद में जब मेंडलीव का वर्क आ गया 1905, ये जो लिखा गया है, एक्चुअली इस वक्त इनका पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया गया था।
अदरवाइज लोदरमेयर और मेंडलीफ का दोनों का कंक्लूजन जो था वो 1869 तक आ चुका था। ये काम भी दे चुके थे, ये अपना भी काम दे चुके थे, लेकिन उसको पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको पब्लिश कराना, ये काम 1905 तक हो पाया, यानी 30-35 साल लगभग इनको लग गया था ये काम करने में। लोदरमेयर कर्व के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। लोदरमेयर कर्व में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है आपको कि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक मासेस के अगेंस्ट ग्राफ के रूप में प्लॉट किया और इन्होंने देखा कि जो सिमिलर पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। सो एलिमेंट ऑक्युपाइंग द सिमिलर पोजीशन इन द कर्व आल्सो शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जैसे इधर एटॉमिक वॉल्यूम ले लीजिए और इधर एटॉमिक मासेस ले लीजिए, तो मास बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ता जाता है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, फिर कम होता है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से ग्राफ आपको मिल जाएगा। ये जो पीक्स हैं वो एल्कली मेटल्स हैं। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी देखिए तो याद कीजिए लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका रहेगा? लेफ्ट मोस्ट का, यानी एल्कली मेटल्स का। और नोबल गैसेस थे नहीं इनमें, अदरवाइज वान डेर वाल रेडियस का भी कंसेप्ट आता। जो बॉटम्स थे, अक्सर लोग गलत कर देते हैं बॉटम में, तो जो बॉटम है वो ट्रांजिशन मेटल्स के, यानी जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स का मतलब हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और यहां पर जो होगा लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। ये भी मेटल, ये भी मेटल, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल पीक्स पर है और जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं वो बॉटम पे है। अब असेंडिंग कर्व और डिसेंडिंग कर्व पे कौन होगा? असेंडिंग ग्राफ एल्कली मेटल के जस्ट पहले, अगर आप पीरियोडिक टेबल को गोल कर दिए तो एल्कली मेटल के जस्ट पहले नोबल गैस मिलेगा, लेकिन वो तो डिस्कवर था नहीं उस वक्त, तो नोबल गैस के भी पहले कौन मिलेगा? हैलोजेंस। डिसेंडिंग कर्व एल्कली मेटल के जस्ट बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और एल्कलाइन अर्थ मेटल से फिर धीरे धीरे जब बॉटम तक जाएंगे तो वही ट्रांजिशन मेटल्स नीचे आ जाएंगे बॉटम पे, और फिर ऊपर जब जाने लगेंगे तो हैलोजेंस रहेंगे असेंडिंग ग्राफ पे, और नॉन मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स भी हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स भी असेंडिंग ग्राफ के ऊपर हैं। तो इस तरीके की पोजीशन थी लोदरमेयर कर्व के ऊपर एलिमेंट्स की, और इन्होंने देखा कि सिमिलर पोजीशन वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती है। जितने पीक वाले हैं सबका एटॉमिक वॉल्यूम मैक्सिमम आता है, जितने बॉटम वाले हैं सब मिनिमम है, और ये सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इस तरीके से और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, पीरियोडिक टेबल भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो बाद में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में मिलकर ही बाद में पॉपुलर हो पाया। मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ, देखिए लॉ के फॉर्म में पहली बार इन्होंने प्रपोज किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक मासेस का रिलेशन। उसके पहले भी डोबरेनर ने भी मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, यहाँ पर भी मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, न्यूलैंड्स लोदरमैन ने भी मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। लेकिन प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास का फंक्शन होती हैं, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये बात सबसे पहले मेंडलीफ ने ही लॉ के रूप में प्रपोज किया। वैसे तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ ट्रायड्स कहा जाता है, लेकिन पीरियोडिक लॉ नहीं कहा जाता है। यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है, लेकिन वो पीरियोडिक लॉ नहीं है। तो मेंडलीफ ने क्या कहा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। क्या कहा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। अब इसमें दो बातें आती हैं, पीरियोडिक और फंक्शन होना।
मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस. Properties of elements are periodic function to their atomic masses. इसी में एटॉमिक मासेस को हटा के एटॉमिक नंबर्स लिख दिया गया तो ये मॉडर्न प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, लेकिन अभी ये मासेस के फॉर्म में दिया गया. यहाँ पर पीरियोडिक और फंक्शन का क्या मतलब है? देखिए, अगर हमने सिंपली लिख दिया ए इज फंक्शन ऑफ बी, ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिकली, ए इज फंक्शन ऑफ बी, इसका मतलब बी के चेंज होने पर ए चेंज होगा. और डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फंक्शन. इसका मतलब जब बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा. अगर बोला जाए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब बी डबल तो ए डबल. और ए इज फंक्शन ऑफ बी, इसका मतलब बी बढ़ने पर ए बढ़ेगा. हो सकता है ये 2 गुना बढ़े, ये 3 गुना बढ़े, हो सकता है ये 4 गुना बढ़े, ये 2 गुना बढ़े. तो ये डिपेंडेंस बता रहा है, लेकिन ये रिलेटिव डिपेंडेंस बता रहा है किस रेशियो में होगा. अगर हमने a इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर कह दिया, इसका मतलब b को डबल करने पर a 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो प्रोपोर्शनलिटी की बात नहीं करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं. तो फंक्शन सिंपली मीन्स डिपेंडेंस. जैसा योर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन इज द फंक्शन ऑफ योर स्टडी. इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और 4 घंटे पढ़ने लगेंगे तो मार्क्स डबल हो जाएगा, लेकिन जब आप पढ़ना ज़्यादा करेंगे तो मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे. सो फंक्शन, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, बट दे आर नॉट सिंपल फंक्शन, दे आर पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर आफ्टर सर्टेन इंटरवल. इन जनरल जो हम पीरियोडिक जानते हैं, इसका मतलब टाइम के डेफिनेट इंटरवल में. जरूरी नहीं कि पीरियोडिसिटी का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ही बोला जाए. डेफिनेट नंबर के बाद भी अगर सिमिलर प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होता है, जैसे आपने कुछ कलर्ड बॉल अरेंज किए और हर 10वां बॉल रेड है, तो ये भी पीरियोडिसिटी हो गई. यानी सिमिलर कैरेक्टर का रिपीटिशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, टाइम ले लीजिए. जैसे अभी हमने बोला कि आपने कलर्ड बॉल अरेंज किया और हर 10वां बॉल क्या कर दिया? रेड कर दिया. या आप नंबर मत काउंट कीजिए, आप देखिए कि हर 1 मीटर के बाद रेड बॉल अरेंज कर दीजिए, बाकी बीच में रैंडम अरेंज करते रहिए, हर 1 मीटर के बाद रेड बॉल आ जाता है. एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के बाद रिपीटिशन है. सो दिस इज पीरियोडिसिटी. इन जनरल पीरियोडिसिटी हम जानते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन पीरियोडिसिटी टाइम, नंबर, डिस्टेंस किसी भी इंटरवल के बाद ये देखा जा सकता है. इन्होंने क्या लिया? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस. इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करते हैं. एटॉमिक मास चेंज होगा, प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होगा. फिर से, डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होगा. अब कितने एटॉमिक मास के बाद रिपीटिशन होगा वो एक अलग किस्सा है, लेकिन कुछ सर्टेन एटॉमिक मासेस के चेंज के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर, मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो बार बार रिपीट होता जाएगा. तो अब आप बोलेंगे मैक्सिमम तो एक ही वैल्यू हो सकती है. नहीं, यहाँ पर आपने अभी लोदर-मेयर कर्व में देखा था कि पीक्स पे एल्कली मेटल्स आए थे, सबकी वैल्यू मैक्सिमम तो नहीं थी, लेकिन जब चेंजेस आप देखिए तो हर पीक एक मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है. सो मेनी मैक्सिमा आर देयर, मेनी मिनिमम आर देयर. तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी यानी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू, ये बार बार रिपीट होती है. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ेंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे इसमें क्या क्या काम मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन है और ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे डिफरेंट है. तो उसी में इनका मेरिट्स और डिमेरिट्स पूरा का पूरा आ जाएगा. तो इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अभी तक पूछा तो नहीं गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. आइसोटोप्स और आइसोबार्स की पोजीशन एक मेजर ड्रॉबैक है. क्या? आइसोटोप्स मतलब जिनका प्रोटॉन का नंबर सेम लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट, यानी एटॉमिक मास डिफरेंट. तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन रखा जाना चाहिए.
क्योंकि उनके मासेस अलग अलग हैं, लेकिन मेंडलीफ ने एक ही जगह पर रख दिया था। तो अपने ही रूल को ये फॉलो नहीं किया था आइसोटोप और आइसोबार के केस में। आइसोबार का मतलब मास सेम, लेकिन आइसोबार्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, तो उनको अलग अलग जगह रख दिया इन्होंने, जबकि उनके मासेस क्या थे, सेम। तो कई जगह पे इन्होंने अपने ही रूल को वायलेट किया। क्यों? सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को साथ रखना, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले को अलग रखना, ये मेन गोल था। अपने रूल को फॉलो करना ये इनका गोल नहीं था। तो ये भी एक खास बात थी, ये भी इनकी एक मेरिट थी कि अपने ही रूल को फॉलो नहीं करते थे। जब ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत का मतलब कि सही काम करने के लिए ये अपने रूल को भी ब्रेक कर देते थे। और उसी ब्रेक का एक नतीजा ये था कि मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते गए। अगला एलिमेंट जो है वो ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा था, तो उसको आगे रखा, फिर प्रॉपर्टी मैच करने की तो बीच में जगह खाली कर दिया। और इन्होंने बोला कि ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच करेगी, और उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया। आपने नाम सुना होगा एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। एका एल्युमिनियम को बाद में गैलियम के नाम से और एका सिलिकॉन को बाद में जर्मेनियम के नाम से डिस्कवर किया गया। तो हमने एक्सप्लेन तो कर दिया है, आप एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रीड कर जाइएगा, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे और उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ जाइएगा, इतना काफ़ी रहेगा यहाँ के लिए। और हम डिटेल पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट हुआ वो मोजलेस एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ। 1913 ही वो ईयर है। देखिए ईयर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, कहानी सुनाने में बस अच्छा लगता है, इस वजह से ये हम मेंशन कर देते हैं, अदरवाइज़ ये सब पूछा नहीं जाता है। 1913 ही वो ईयर है जब नील्स बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया था। याद कीजिए, बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आप एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज पढ़ते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो वो सारी बातें भी यहीं पे 1913 के आसपास लगभग पैरेलल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ था। और देखिएगा आप आगे कहीं मिले ना मिले, हम बता दे रहे हैं आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक नाम बोर्स पीरियोडिक टेबल भी है और एक नाम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी है। क्योंकि पहले जो भी अटेम्प्ट्स थे क्लासिफिकेशन के, उसमें जितने ग्रुप्स बनाए गए थे उससे सबसे ज़्यादा ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। और उसके डेवलपमेंट में बोर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। मोजले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की फ्रीक्वेंसीज की स्टडी की थी अगेंस्ट द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल यूज्ड। क्या है ये? इन्होंने मेटल लिए, मेटल के पीसेस लिए और उस पर रेडिएशन गिराया और इससे निकलने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसका फ्रीक्वेंसी मेजर किया। ये मेटल चेंज करते गए, मेटल चेंज करते गए तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज करता गया, और एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन कर्व इनको मिला। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि इन्होंने सीधे एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी को ही स्टडी किया, इन्होंने एटॉमिक मासेस के अगेंस्ट भी इसको प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को, वेव नंबर को, बहुत तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन जिससे इनको सक्सेस मिली वो क्या था कि एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जब इन्होंने प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। तो इसके बेसिस पर इन्होंने कहा कि ये जो एक्सरे इससे प्रोड्यूस हो रही है वो इसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इस मेटल की जो प्रॉपर्टी है एक, वो उसके एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। इस बात को अगर मैथमेटिकली कंक्लूड किया जाए तो एक इक्वेशन मिलता है, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। इसी को हम और ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी डैश। ये दो इसके मैथमेटिकल फॉर्म है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। ये दो फॉर्म है, हियर बी डैश इज इक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। कई किताबों में सिर्फ यही क्वेश्चन दिया तो ए जेड माइनस बी करके भी लिख दिया है, कई किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है। फिलहाल अगर हम इसको ग्राफ के रूप में प्लॉट करें तो देखिए, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी डैश, हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करें तो हमको फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट और z के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये y एक्सिस पर लेंगे और ये x एक्सिस पर लेंगे। x का मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा वो m आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, और इंटरसेप्ट जो आएगा वो c होगा। y इक्वल टू
MX माइनस सी का ग्राफ याद कीजिए, पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो आगे पढ़ाया जाएगा ग्राफ का फॉर्म। देखिए y ये एक्सिस है, यहाँ पर हमने ले लिया √μ, x z है, एटॉमिक नंबर ले लिया। अब इस ग्राफ को देखिए, निगेटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तब जो y की वैल्यू आएगी वो इंटरसेप्ट होता है। x की वैल्यू 0 रखने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू निगेटिव आएगा। ये y है, y नेगेटिव होने का मतलब नीचे से शुरू होगा। और देखिए x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब x बढ़ने पर y बढ़ेगा, x कम होने पर y कम होगा। तो जब आप z की वैल्यू बढ़ाएंगे तो √μ की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा। और शुरू कहाँ से होगा, निगेटिव इंटरसेप्ट से। अब देखिए फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं हो सकती है और स्ट्रेट लाइन लेके जाना है, इसलिए ग्राफ यहाँ से ऐसे शुरू होता है। तो इस तरीके का ग्राफ इनका आपको मिल जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिल गया। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके बेसिस पर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को बदल दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, और बोला गया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। और फिर जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसमें फाइनली एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आ गए वर्टिकल कॉलम में, और जिन एलिमेंट्स में हाईएस्ट एनर्जी लेवल सेम है उनको सेम पीरियड में रखा गया हॉरिजॉन्टल रो में। तो इस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनता है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी हमारी शुरू हो जाएगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं IUPAC से जो रिकमेंडेड है वही हम ड्रॉ करेंगे, और 118 एलिमेंट्स जो इसमें रखे जा सकते हैं वो सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, सबका सिंबल, सबका IUPAC से रिकमेंडेड नेम आ चुका है, तो हम वही सिंबल्स यूज़ करेंगे। कुछ किताबों में आपको ऐसे भी एलिमेंट मिलेंगे जिनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया गया है, IUPAC नेम लिखा गया, उसका सिंबल लिखा गया है, एक्चुअल नेम और एक्चुअल सिंबल नहीं लिखा गया है, जबकि हम एक्चुअल सिंबल्स के साथ सारा का सारा यूज़ करने जा रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल बनाने का हमारा अपना तरीका है कि हम एलिमेंट्स को पहले अरेंज कर देते हैं, फिर उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड कर देंगे। तो अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स देखें तो सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, नेट्रियम इसका नाम था इसलिए Na सिंबल लिया जाता है, पोटेशियम, कैलियम इसका नाम था इसलिए K सिंबल दिया जाता है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस तरीके से 7 एलिमेंट्स हैं, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगे वो 7 पीरियड्स आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7th पीरियड के फर्स्ट मेंबर ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इनका एटॉमिक नंबर भी हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, सो 1 3 11 18 37 55 एंड 87, ये इनका एटॉमिक नंबर है। लिथियम के बगल में यहाँ पर कौन होगा, बेरिलियम, नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। अब इस तरीके से यहाँ पर एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स बन गए। ये वर्टिकल कॉलम जो है ये ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल रो होगा वो पीरियड होगा। तो ये पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। एटॉमिक नंबर 3 के बाद 4, 11 के बाद 12, 18 के बाद यहाँ पर ये कुछ बेख्याली इसमें गलती हो जाती है, 19 एटॉमिक नंबर है नोबल गैस के 18 के जस्ट बाद। आप नोबल गैसेस हमने याद कराए थे, याद कीजिए कौन कौन से थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और एरिडॉन। इनका एटॉमिक नंबर हमने बताया था 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसके जस्ट नेक्स्ट जो एटॉमिक नंबर आता है वो एल्कली मेटल का आता है। तो 2 के बाद 3 लिथियम, 10 के बाद 11, 18 के बाद 19, 36 के बाद 37, 54 के बाद 55, 86 के बाद 87। तो आपको नोबल गैसेस और
एल्किली मेटल्स का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। नोबल गैसेस याद है, एल्किली मेटल उसका जस्ट नेक्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप का, लास्ट ग्रुप का एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, और किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का, जैसे यहाँ पर बेरिलियम का याद रखेंगे, बाकी अपने आप उसके बेसिस पर किया जा सकता है। तो और आगे बढ़ने दीजिए हमें पीरियोडिक टेबल में। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 4। ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक पीरियड कंप्लीट होता है, फिर अगले पीरियड से एटॉमिक नंबर शुरू होता है, फिर एंड तक जाता है, फिर अगले से शुरू होता है। तो 3 से लेकर 10 तक सेकंड पीरियड में एलिमेंट होंगे, यानी टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग 3 एंड 10। और फिर 11 से थर्ड पीरियड शुरू हो जाता है एटॉमिक नंबर, जो कि 18 तक जाता है। 18 के बाद फिर 19 से यहाँ शुरू होगा, एंड इस तरीके से ये 118 तक का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएगा। अब जब हम अगला ग्रुप बनाएंगे, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है, वो नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो आता है वो थर्ड पीरियड तक नहीं आता, फोर्थ से शुरू होता है। और यहाँ पर आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये 10 एलिमेंट्स हैं फोर्थ पीरियड के। इसको 3D सीरीज कहते हैं। आगे इसके बारे में और डिटेल बताएंगे। इसके बाद यहां पर आएगा 4D सीरीज, फिर यहां पर आएगा 5D सीरीज, और फिर यहां पर आएगा 6D सीरीज। इस तरीके से 4D सीरीज आएंगे। स्कैंडियम थर्ड ग्रुप है। अब अगर हम ग्रुप वाइज देखें, तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप था। यहां से थर्ड ग्रुप शुरू होता है, थर्ड के बाद ये 4, इस तरीके से ऑनवर्ड बढ़ते जाएंगे। फाइव, 6, 7, 8, 9th, यहाँ पर C कैपिटल है, O स्मॉल है, कोबाल्ट है। अगर दोनों बराबर कर देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। निकिल, कॉपर एंड जिंक। ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th ग्रुप तक आ गया। 12th ग्रुप के बाद फिर से सेकंड पीरियड से एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। थर्टीन्थ, 14, 15, 16, 17, and last but not the least, as they say, 18th ग्रुप। जब आप हॉरिजॉन्टल रो बनाएंगे तो जो सिलसिला चल रहा था उसी को आगे बढ़ा देना बस। सेकेंड और थर्ड, ये तो कुछ नहीं था। और इसका जो ग्रुप नंबर आएगा ये आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा 17, 16, 15, 14 एंड 13। फर्स्ट एलिमेंट अगर हम बात करें तो
बेरिलियम के बाद यहाँ पर आता है बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और यहाँ पर नियॉन। नियॉन के जस्ट ऊपर हीलियम। इसके बाद नोबल गैसेस कौन कौन से आएंगे नियॉन के बाद? आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन। बाकी एलिमेंट्स भी फिलअप करेंगे हम थोड़ा सा सांस लेते हुए। इनका अगर एटॉमिक नंबर लिखें तो फर्स्ट मेंबर का हमेशा लिख रहे हैं, तो 4 के बाद क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके ऊपर 2, नीचे 18, देन 36, देन 54, देन 86, एंड दिस इज द लास्ट एलिमेंट 118, ऑर्गेनेसन। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो क्या है? ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या है? पीरियड्स। तो इसका मतलब ये हमने जो नंबर लिखा है ये पीरियड्स का नंबर, P फॉर पीरियड्स एंड G फॉर ग्रुप्स। इसके सिवाय एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया था। इसको बोलते हैं मेन पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और मेन पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में 3 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड को मिला दीजिए। एक और खास बात इसमें बताते हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में यही एलिमेंट्स जब रखे गए थे तो जो ग्रुप्स का नंबर था वहां पर सिर्फ 8 ग्रुप्स हैं, और 8 ग्रुप्स में भी 1 से लेकर 7 तक 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, कैपिटल A कैपिटल B करके। और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को रोमन नंबर्स में लिखा जाता था, 1, 2, 3, इस तरीके से। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबको सिंपल नंबर्स दिया जाता है, 1, 2, 3, 4 जैसा लिखा गया है। तो पहले फर्स्ट में A, फर्स्ट B, सेकंड A, सेकंड B था। तो ये जो ग्रुप्स हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट A था, ये सेकंड A, थर्ड A, देन फोर्थ A, देन फिफ्थ A, सिक्स्थ A, सेवंथ A। मेंडलीफ ने आयरन, कोबाल्ट, निकल को एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया था, ये उसका ड्रॉबैक था। तो 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं, जिससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप्स बने गए, 8, 9, 10। जो यहाँ पर 11th है वो वहाँ पर फर्स्ट का B था। इसका मतलब मेंडलीफ ने इन एल्कली मेटल्स को और कॉपर फैमिली मेटल्स को, जिसको क्वाइनेज मेटल्स भी कहा जाता है, इनको साथ साथ रखा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि +1 प्रॉपर्टी वो भी शो करते थे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी आता है। बाद में पता चला इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इस वजह से इनको अलग अलग रख दिया गया। ये फर्स्ट B के बाद सेकंड B आएगा, फिर थर्ड B, फोर्थ B, फिफ्थ B, सिक्स्थ B एंड सेवंथ B। 18th बाद में जो डिस्कवर होता उसको 0 ग्रुप कहा गया, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती थी। ऐसा नहीं कि 8th तक में वैलेंसी 8 है, लेकिन ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है। तो 7th ग्रुप में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, फ्लोरीन उसका एक्सेप्शन होता है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे वैलेंसी पता चल जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में अगर 1, 2, 4 है तो वही वैलेंसी है, और अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ये वैलेंसी मिलेगी। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 है तो वैलेंसी होगी 8 - 5 यानी 3। ये बातें भी हम और डिटेल में आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो जो ग्रुप्स हैं ये मेन पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिला के 3 ब्लॉक्स हैं। S ब्लॉक, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड से लेकर 12th तक जो है ये D ब्लॉक। और ये हो गया P ब्लॉक। तो मेन पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में 3 ब्लॉक्स के एलिमेंट्स रखे गए हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक।
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक रखा गया था, इसलिए पहले इसको ट्रांजिशन मेटल कह दिया गया था। ट्रांजिशन मतलब बीच में आने वाला, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक वाला। लेकिन बाद में ट्रांजिशन मेटल की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई, तो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को छोड़ के डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल अब कहे जाते हैं। क्यों, उसको अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब अगर मैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो देखिए सेकंड पीरियड पूरा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? थर्ड पीरियड में एलिमेंट है बोरॉन के नीचे, यस ऑब्वियसली, एल्युमिनियम रहेगा 12 के बाद 13, सोडियम का 11 है, फिर 12, फिर 13। एल्युमिनियम के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन, फिर आएगा फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। अब अगर हम इन ग्रुप्स को पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को फिलअप करें तो एल्युमिनियम के नीचे कौन आ जाएगा? गैलियम। इसी का एक एल्युमिनियम नाम दिया था मैंडलिफ ने, इसकी डिस्कवरी मैंडलिफ के वक्त तक नहीं हुई थी, तो इसका प्रेडिक्शन उन्होंने कर दिया था। गैलियम के बाद इंडियम, थैलियम और नाइहोनियम। नाइहोनियम जापान का ही नाम है, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान अलग अलग नाम है एक ही कंट्री के, ऐसे ही जापानीज नाम जो जापान का है वो नाइहोनियम है, उसी वहाँ पर डिस्कवरी के बेसिस पे इसका नाम दिया गया था। कार्बन सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जिसको एका सिलिकॉन के नाम से मैंडलिफ ने प्रेडिक्ट किया था। ये उनकी मेरिट्स थी कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था उनका भी प्रेडिक्शन उन्होंने कर दिया था। जर्मेनियम के बाद टिन, स्टेनम एंड प्लम्बम यानी लेड, पॉपुलरली लेड बोलते हैं, पीबी इसका प्लम्बम नाम से सिंबल आता है, इसको टिन बोलते हैं पॉपुलरली, लेकिन स्टेनम नाम से इसका सिंबल एसएन आता है। फ्लेरोवियम, ये अगला एलिमेंट है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टिबियम नाम है, एसबी वहां से सिंबल आता है। बिस्मथ, मास्कोवियम, मास्को रसिया में जगह है, कैपिटल भी था रसिया का, तो वहाँ पर डिस्कवरी के बेसिस पे मास्कोवियम इसका नाम दिया गया। आगे एक और इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आपको रदरफोर्डियम मास्कोवियम से रिलेटेड। सल्फर के नीचे सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम, लिवरमोरियम, अमेरिका में एक जगह है उसके बेसिस पर यह नाम दिया गया लिवरमोरियम, एलवी। फ्लोरीन क्लोरीन के बाद कौन आएगा? ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन 80, और ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट है? टेनेसीन। टेनेसी भी अमेरिका में एक जगह है जहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो इसके बेसिस पे ये नाम दिए गए। तो इस तरीके से एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हो गए। अब अगर आपको लास्ट एटॉमिक नंबर मालूम है तो इसके पहले 5 आप एटॉमिक नंबर कर दीजिए। जैसे ये 18 है तो 13 से लेके 18 तक आएगा, ये 31 से लेके 36 तक रहेगा, ये 54 है तो 49 से 54 तक रहेगा, 86 है तो 81 से लेके 86 तक होगा, तो 81, 82, 83, 84, 85, 86। तो यानी अगर लास्ट मेंबर और किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप सबका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, बस पोजीशन पता होनी चाहिए। अच्छा, पोजीशन कैसे पता चल जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर। और एटॉमिक नंबर अगर बता दिया तो हम पोजीशन बता सकते हैं, पोजीशन बता दिया तो एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। और पोजीशन पीरियोडिक टेबल आपको मालूम है तो पोजीशन सबकी पता है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बाद हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में हमने बोला था ये 3D सीरीज का मेंबर है, याद कीजिए 4s के बाद 3D आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल जो कि सेकंड लास्ट एनर्जी लेवल है उसके D सब एनर्जी लेवल में भरे गए, इसलिए इसको 3D सीरीज कहते हैं। 3D के नीचे 4D सीरीज आएगा। 4D सीरीज की शुरुआत जो होती है स्कैंडियम के नीचे इट्रियम से होती है। इट्रियम के नीचे लैंथेनम पाया जाता है और इसके नीचे एक्टिनियम पाया जाता है। टाइटेनियम के जस्ट नीचे जर्कोमियम, लैंथेनम के जस्ट बाद जर्कोमियम के जस्ट नीचे हॉफमियम, और हॉफमियम के जस्ट नीचे रदरफोर्डियम। कुछ खास बात है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए हैं, बाकी को हम बाद में फिलअप करेंगे। खास बात क्या है कि जब इनका आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो देखिए 11 के बाद क्या आता है 12, 19 के बाद क्या आएगा 20, इसके बाद 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30,
एटॉमिक नंबर 30 में 3D सीरीज कंप्लीट। फिर 31, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को रखा हुआ देख रहे हैं। 36 के बाद यहाँ पर 37 है, 37 के बाद क्या आएगा 38, 38 के बाद क्या आएगा 39, 39 के बाद क्या आएगा 40, 40 के बाद 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक यहाँ आ गया 9, 50, 51, 2, 3, 4 कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप 6 पीरियड में मूव करेंगे तो यहाँ पर 55 के बाद 56 आएगा, ठीक है, 56 के बाद 57 आएगा, आना भी चाहिए, 57 के बाद 58 आना चाहिए लेकिन है नहीं, ये आ जाएगा 72। 57 से 72 के बीच में अगर आप काउंट करेंगे तो 58 से लेकर 71 तक का एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पर, जो कि लेंथेनाइड सीरीज जो एफ ब्लॉक का एक सीरीज है उसको कंपाइल करता है और वो नीचे अलग से रखा गया। 72 के बाद 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81 से लेकर 86 तक, फिर 87, 88, 88 के बाद 89 आना भी चाहिए, आ भी रहा है, 89 के बाद 90 आना चाहिए, 90 नहीं है 103, सॉरी 104 रदरफोर्डियम। तो यानी 57 से 72 और 89 से 104 के बीच में 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। ये एलिमेंट्स अलग से रखे गए हैं। इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड, या इसको 4F सीरीज भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं एक्टिनाइड, 5F सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर लेंथेनम नहीं है, लेंथेनम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। हम लेंथेनाइड्स की जब स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज की तो लेंथेनम की भी स्टडी उसी के साथ की जाती है। क्यों? लेंथेनम की प्रॉपर्टीज भी लेंथेनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट से मिलता है, लेकिन ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और लेंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स जो हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और यहां पर जो फर्स्ट मेंबर आएगा वो सीरियम होगा। सीरियम 58 होगा 57 के बाद, और एक्टिनाइड के बाद पहला मेंबर यहां पर थोरियम होगा, एटॉमिक नंबर 90। सीरियम से लेके ल्यूटिटियम 71 तक और थोरियम से लेके लॉरेंसियम 103 तक, ये एफ ब्लॉक है। पूरे एलिमेंट्स कौन से हैं उसको भी हम अलग से लिख देंगे, लेकिन अभी ये जानिए कि लेंथेनम हॉफियम के बीच में पूरा लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनियम रदरफोर्डियम के बीच में पूरा एक्टिनाइड सीरीज। ये अलग से तो रखा गया है लेकिन ये बिलोंग वहीं से करते हैं। सारे लेंथेनाइड जहां लेंथेनम है वहां से बिलोंग करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज लेंथेनम के जैसी है इसकी। सारे एक्टिनाइड्स वहीं से बिलोंग करते हैं जहां एक्टिनियम। इसका मतलब लेंथेनाइड एक्टिनाइड के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप थर्ड ग्रुप में देखेंगे तो ये 4 तो दिख ही रहे हैं, प्लस 14 + 14 28, ये एलिमेंट्स भी थर्ड ग्रुप के ही एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब थर्ड ग्रुप में मैक्सिमम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एलिमेंट्स किस ग्रुप में पाए जाते हैं? थर्ड ग्रुप में। और अगर पीरियड की बात किया जाए तो 6 और 7 पीरियड दोनों में इक्वल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 32 मैक्सिमम 6 और 7 दोनों में है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कीजिए तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, देन 8, यहाँ पर 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे डी ब्लॉक आने की वजह से, फिर से 18, और यहाँ पर एफ ब्लॉक आ जाता है, भले ही वो नीचे रखा गया लेकिन बिलोंग तो यहीं से करता है। तो यहाँ पर 32 और यहाँ पर 32, टोटल 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखे जाते हैं। अब इसके आगे की अगर दास्तान हम बात करें तो जर्कोनियम के बाद नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम,
रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम। पैलेडियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाया था और बताया था इसमें ns में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। n-1d को 10 करने के लिए ns के 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, ऐसा किसी में नहीं होता है। तो निकल में भी एक्सेप्शन नहीं आता है। नीचे प्लेटिनम में भी, प्लेटिनम में है थोड़ा सा एक्सेप्शन, लेकिन पैलेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में और कहीं नहीं था। d10 करने के लिए s के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जाए सिर्फ पैलेडियम में। एटॉमिक नंबर अगर आप इसका देखेंगे तो 40 से यहाँ पर 46 तक पहुँचेंगे। कॉपर के जस्ट नीचे अर्जेंटम, सिल्वर इसको बोलते हैं, और जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम ही बोलते हैं इसको। अब अगर हम बात करें 6 पीरियड के एलिमेंट्स की बात, और ये 3D था, ये 4D, तो फिर 5D सीरीज का एलिमेंट। हॉफनियम के बाद टेंटेलम, टंगस्टन, वोल्फ्रम नाम से W सिंबल लिया गया है। वोल्फ्रामाइट एक और होता है, उसका कंपोनेंट होता है वो टंगस्टन का ऑक्साइड, इसलिए उसको वोल्फ्रामाइट बोला जाता है। वोल्फ्रम एलिमेंट का नाम है, टंगस्टन पॉपुलरली इसको बोलते हैं। टेंटेलम, टंगस्टन। टेक्नीशियम के बाद रीनियम, रुदेनियम के बाद ऑस्मियम। ऑस्मियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने वाला एलिमेंट है, +8 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलता है एलिमेंट्स में, ये +8 शो करता है। अगर आप बात करेंगे आयरन की, तो आयरन सिर्फ +6 तक शो करता है, आयरन +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो इसका मतलब 4th पीरियड में यानी 3D सीरीज में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 7th ग्रुप में आएगा, +7। लेकिन अगर आप 5th या 6th पीरियड की बात करेंगे, 4D या 5D की बात करेंगे, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 8th ग्रुप का आता है। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 8th ग्रुप में आता है। रुदेनियम और ऑस्मियम दोनों ही +8 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। रोडियम, इरिडियम, प्लैटिनम, इरिडियम आपने नाम सुना होगा, पैलेडियम नहीं, प्लैटिनम। ये भी प्रीसियस एलिमेंट है और नोबल मेटल है। और प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय होता है जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जिसका बहुत कम होता है। मेजरमेंट वगैरह में इसका जिक्र किया जाता है। स्केल 1 मीटर का जो है इससे बना के फ्रांस के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो सिल्वर के बाद ऑरम, गोल्ड जिसको बोलते हैं पॉपुलरली, और कैडमियम के बाद हाइड्रागैरियम, मरकरी। इस तरीके से 6 पीरियड के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। 7th पीरियड के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। देखिए रदरफोर्डियम के बाद 104 के बाद 105, 6, 7 इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एक सवाल अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या ये एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का नाम हमें याद होना ज़रूरी है? तो देखिए जो एलिमेंट्स किसी साइंटिस्ट के नाम पर दिए गए हैं वो एलिमेंट्स और उनका एटॉमिक नंबर याद रहना ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर चाहे जितना बड़ा हो, किसी भी ब्लॉक से, किसी भी ग्रुप पीरियड से वो बिलोंग करता हो। और ये काम हम कई सालों से कर रहे थे। जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम पर, उनका नाम हम याद करवाते थे। और फाइनली इस साल एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर कि एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा एलिमेंट वाले नाम दे दिया गया था और उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर IUPAC नॉमेनक्लेचर करना था। तो IUPAC नेमिंग अगर एटॉमिक नंबर से करना तो बड़ा आसान काम है, सिर्फ नंबर को देख के वर्ड्स लिखते जाते हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि रदरफोर्डियम का करेक्ट IUPAC नेम क्या है और आपको पता ही नहीं कि रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन क्योंकि अब पूछा जा चुका है, तो अब तो ये ज़रूरी है कि सारे एलिमेंट्स का हमको एटॉमिक नंबर के साथ नाम याद रहे। तो ये काम एक दिन का नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो पीरियोडिक टेबल को भी एक रोम ही समझिए। ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पूरा साम्राज्य है। तो इसको भी बनने में समय लगेगा, समझने में समय लगेगा। धीरे धीरे हम S ब्लॉक पढ़ेंगे, S ब्लॉक तैयार हो जाएगा। P ब्लॉक पढ़ेंगे, P ब्लॉक का सारा एलिमेंट तैयार हो जाएगा। D ब्लॉक पढ़ेंगे तो D ब्लॉक तैयार हो जाएगा। F ब्लॉक पढ़ेंगे तो F ब्लॉक तैयार हो जाएगा। तो हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे पीरियोडिक टेबल को तैयार करने के लिए। और साइंस में कहीं भी मुश्किल जब बढ़ जाती है, समस्या बड़ी हो जाती है, तो हम उसको तोड़ तोड़ के, बहुत बड़ा वक्त नहीं जिया जा सकता, तो उसको लम्हे में तोड़ के हम जी लेते हैं। तो यही काम यहाँ पर करना है। फिलहाल रदरफोर्डियम के बाद DB सिंबल है डबनियम। डुबना नाम की एक जगह है जहाँ पर एक लैब है जहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई है, उसके बेसिस पे इसका डबनियम नाम रखा गया। डबनियम के बाद का जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। 104 के बाद ये 105 होगा। 105 के बाद 106 जो आता है वह है सीबोर्गियम, SG सिंबल है इसका।
सीबोर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैनमेड एलिमेंट्स की डिस्कवरी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। मैनमेड एलिमेंट क्या है? एटॉमिक नंबर 94 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं सब मैनमेड हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है। तो उसमें सीबोर्ग का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और आप एनसीईआरटी अगर पीरियोडिक टेबल अगर रीड करने की हैबिट है तो देखे होंगे आप, और नहीं है तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल जब आप 3rd यूनिट देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी की शुरुआत में ही एक पैराग्राफ लिखा गया है और एक वक्तव्य है, एक स्टेटमेंट है जो सीबोर्ग ने दिया था, उसके नीचे उनका नाम भी लिखा गया है। तो वो स्टेटमेंट पढ़िएगा, तो उसका कोई कम्पिटिटिव वैल्यू तो नहीं, कंपटीशन क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आना है, लेकिन पढ़ के अच्छा लगेगा कि आपने इनका नाम सुना था और उनका जिक्र वहाँ पर आ गया है। एक्चुअली वहाँ पर जिक्र आया था, इसलिए हमने इनके बारे में इतनी बातें कर ली। सीबोर्गियम 106 के बाद बोर, नाम तो आपने सुना होगा, बोरियम एलिमेंट का नाम है। बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो बोर के ऑनर में एटॉमिक नंबर 107 वाले का जो नाम है वो बोरियम रखा गया। उसके बाद हैसियम है HS, मेटरीरियम है, मेटनीरियम MT सिंबल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से उसकी ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगला एलिमेंट जो है डामस्टेडियम DS, और 110 कुछ साल पुराने तक इसको लास्ट एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट कहा जाता था, जो IPCC से रिकमेंडेड है। अब वो बात गलत हो चुकी है, अब तो सारे एलिमेंट्स IPCC से रिकमेंडेड हो चुके हैं। डामस्टेडियम के बाद रोंजिनियम, रोंजिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात की थी, उसकी डिटेल्स आप पूरी फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो रोंजिन के नाम पर एटॉमिक नंबर 111 का नाम रोंजिनियम दिया गया। और इसके बाद CN कॉपरनीसियम, कॉपरनिकस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी मेरे ख्याल से। तो उनके ऑनर में एटॉमिक नंबर 112 वाले एलिमेंट का जो नाम है कॉपरनीसियम दिया गया, कॉपरनिकस के नाम पर। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 118 तक ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा जो मेन पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसका पूरा एलिमेंट हमने लिख दिया। एफ ब्लॉक का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट रखा है, दोनों में लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज में। इनमें भी सारे एलिमेंट्स एक बार हम लिख लेते हैं, और याद करना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार लिख लेना ज़रूरी है, क्योंकि काम शुरू हो जाएगा तो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत भी नहीं करेंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको उसके सही अंजाम तक पहुँचाना। तो इसलिए हम इनका भी सारा का सारा नाम लिख लेते हैं। एक बार इनका नाम हम सबको बता दे रहे हैं, और इनकी एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर के साथ है वो तो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जब स्टडी करेंगे तो पूरा एक एक एलिमेंट याद रखेंगे। फिलहाल एटॉमिक नंबर फर्स्ट का आपको बताया गया था, 57 के बाद यहाँ पर 58 था, 59, 60 इस तरीके से करते करते 71 तक है ल्यूटिटियम। और ऐसे ही 89 एक्टिनियम के जस्ट बाद थोरियम आता है, एटॉमिक नंबर 90, 91, 2, 3, 4 इस तरीके से करते करते लॉरेंसियम जो आएगा 103 एटॉमिक नंबर रहेगा लॉरेंसियम का। तो इस तरीके से 14 + 14 28 एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम। प्रेसियोडाइनियम और नियोडाइनियम जो है वो डाइडाइनियम नाम से डिस्कवर किया गया था जब न्यूलैंड ने ऑक्टेव का कंसेप्ट दिया था। तो सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर्ड थे नहीं, तो एक एलिमेंट डाइडाइनियम लिखा गया था। तो एक्चुअल जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव है उसमें एक DI सिंबल दिया जाता है, जैसे बोरॉन का सिंबल उस वक्त BO लिखा जाता था। तो एक्चुअल जो ऑक्टेव का कंसेप्ट है उसमें BO सिंबल यूज़ किया था, और ग्लूसियम सिंबल यूज़ किया था G, किसके लिए? बेरिलियम के लिए। तो बेरिलियम को पहले ग्लूसियम कहा जाता था, बोरॉन का सिंबल BO दिया जाता था, बाद में टाइम के साथ चेंज हुआ। तो ऐसे एक सिंबल DI जो यूज़ किया जाता था डाइडेनियम, बाद में पता चला कि ये एक नहीं, ये दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है, और प्रेसियोडाइनियम नियोडाइनियम के फॉर्म में ये बाद में डिस्कवर किया गया। प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, यूरोप आपने सुना होगा, कई लोगों का ख्वाब भी होगा वहाँ जाना पढ़ लिख के, और इसीलिए मेहनत कर रहे होंगे। गैडोलिनियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। F7 हाफ फिल्ड F आने के लिए D में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया जाता है, और ये कई एग्जाम में पूछा गया है। गैडोलिनियम 58 के बाद देखेंगे, ये जस्ट मिड वाला एलिमेंट है लेंथेनाइट सीरीज का।
58 के बाद 59, 60, 61, 2, 3, 4, 64 गैडोलिनियम जस्ट मिड वाला एलिमेंट है, और मिड वाला गैडोलिनियम और क्यूरियम, ये दोनों एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होमियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड ल्यूटिटियम, ये एलिमेंट्स हो गए लैंथेनाइड सीरीज के। थोरियम एक्टिनाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। एक्चुअली एक्टिनाइड सीरीज अगर आईयूपीएसी का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पर लैंथेनम एक्टिनियम को नहीं रखा गया है, लैंथेनम एक्टिनियम उन्होंने यहीं पे रख दिया गया क्योंकि प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि ये डी ब्लॉक का मेंबर है और ये एफ ब्लॉक के मेंबर है। तो लैंथेनम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंथेनाइड बट नॉट द एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली एक्टिनियम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्टिनाइड्स बट इट इज इटसेल्फ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। थोरियम के बाद प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, नेप्टूनियम प्लूटोनियम पहले लैब में बनाए गए, नेचर में इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनको मैन मेड एलिमेंट कहा जाता था। मैन ने जब इसको लैब में सिंथेसाइज कर लिया तो बाद में पता चला कि नेचर में भी मिलता है। यूरेनियम के ओर्स जो होते हैं उसके साथ नेप्टूनियम प्लूटोनियम डिस्कवर किया गया बाद में, तो बाद में इसको मैनमेड से हटा के नेचुरल एलिमेंट पर रख दिया गया। प्लूटोनियम एटॉमिक नंबर 94 तक के एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स हैं। टेक्नीशियम और प्रोमीथियम, दो एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। फिर से देखिएगा 94 एटॉमिक नंबर, प्लूटोनियम तक के सारे एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट को छोड़ के। इसका मतलब 92 एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं लेकिन सारे नेचर में नहीं पाए जाते। कितने पाए जाते हैं? एटॉमिक नंबर 94 तक के 92 एलिमेंट्स, यानी दो एलिमेंट्स कौन से मिसिंग हैं? टेक्नीशियम और प्रोमीथियम। ठीक है, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होगा 43 और इसका 61, तो ये नेचर में नहीं पाए जाते। तो 92 एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं। देखिए 2 स्टार लगाया, 2 स्टार लगाने का मतलब एक सितारा तो इसलिए लगाया क्योंकि ये नेचर में नहीं पाया जाता है, और दूसरा सितारा इसलिए क्योंकि इसका कोई स्टेबल आइसोटोप भी नहीं होता है। तो ये मैनमेड एलिमेंट के लिए हमने 2 स्टार लगाए। और भी एलिमेंट्स में हम बताएंगे। प्लूटोनियम, अमेरिसियम अमेरिका के बेसिस पर, क्यूरियम, बर्केलियम। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो पूछा जाता है कि ये एलिमेंट कहाँ डिस्कवर किया गया था, तो या बर्कले लेबोरेटरी में कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया था? बर्केलियम, बर्कले लेबोरेटरी है वहाँ पर डिस्कवर किया गया था। कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया के बेसिस पर नाम दिया गया है। आइंस्टाइनियम, आपने नाम तो सुना होगा, आइंस्टाइन जो बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट हैं और नॉन साइंस के लोग भी बहुत ज़्यादा इनको जानते हैं। अपने विट्स की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। बहुत सी कहानियाँ, बहुत से ऐसी कहानियाँ भी जो इनकी असली कहानियाँ नहीं हैं लेकिन बहुत पॉपुलर हैं इनके नाम से। जैसे किसी भी शेर के नाम के सामने लोग आप गुलजार या गालिब लगा देते हैं, भले उनका कहा हुआ कुछ ना हो। इसी तरीके से कोई भी अच्छी बात होती है उसके सामने साइंटिफिक बात है तो आइंस्टीन लोग लगा देते हैं कि आइंस्टीन ने कहा होगा ऐसा। फर्मियम और मेंडलीवियम, मेंडलीव का आपने नाम सुना था। सबसे इलेबोरेटेड जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले, वो मेंडलीव का काम था। तो मेंडलीवियम उनके ऑनर में ये नाम दिया गया। ये भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था 2020 में, उसमें मेंडलीवियम 101 एटॉमिक नंबर पूछा गया था कि कौन सा एलिमेंट है और उसका आईपीसी नेम पूछा गया था। तो अगर 101 दे देता तो बड़ा आसान काम होता। मेंडलीवियम से मिलाना तो उसको पता होना चाहिए कि मेंडलीवियम का एटॉमिक नंबर 101 होता है। नोबेलियम, अल्फ्रेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट जिनके नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो नोबेलियम उनके नाम पर है, 102 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और लॉरेंसियम एट लास्ट। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स हमने देख लिए और चलते चलते एक काम हम और करते चलेंगे। इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो स्टेबल हैं? एटॉमिक नंबर 83 बिस्मथ तक के एलिमेंट्स स्टेबल हैं। उसमें कौन स्टेबल नहीं है? बिस्मथ के पहले टेक्नीशियम और प्रोमीथियम। देखिए बिस्मथ के पहले ही प्रोमीथियम, ये पूरा का पूरा यहीं आएगा। ठीक है, लैंथेनम हॉफनियम के बीच में ही आ जाएगा। तो 83 बिस्मथ तक के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? स्टेबल हैं। इनका स्टेबल आइसोटोप नेचर में पाया जाता है एक्सेप्ट 2 एलिमेंट, टेक्नीशियम एंड प्रोमीथियम। यानी 81 एलिमेंट्स नेचर में ऐसे हैं जिनका स्टेबल आइसोटोप कोई ना कोई पाया जाता है।
83 के बाद, 83 एटॉमिक नंबर के बाद कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं है, नेचर में इसका स्टेबल आइसोटोप नहीं पाया जाता। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक स्टार लगाते जा रहे हैं, पोलोनियम, एस्टेटीन, रेडॉन। इसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन रेडियो एक्टिव में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में पाए ही नहीं जाते, 94 के बाद वाले होंगे। तो 94 के बाद देखिए 90, 91, 92, 93, 94, इसके बाद के एलिमेंट जो है 95, ये मैनमेड एलिमेंट है। तो जहाँ 2 स्टार हमने लगा दिया वो मैनमेड है, जितने मैनमेड एलिमेंट हैं सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। 103 के बाद 104 रदरफोर्डियम भी मैनमेड एलिमेंट है। इसके बाद जितने एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, सीबोर्गियम, बोरियम, ये सब मैनमेड एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि बोरियम को बोर ने ही सिंथेसाइज किया था, इनके ऑनर में ये नाम दिया है आईयूपीएसी ने। डार्मस्टैडियम, रोंजोनियम, कॉपरनीसियम, नाइहोनियम, फ्लोरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसिन, ऑर्गेनेसन, ये सब मैनमेड एलिमेंट है। तो इस तरीके से 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं, उसमें से भी 81 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल एलिमेंट हैं, नेचुरल नहीं, स्टेबल एलिमेंट्स हैं। तो 92 में से 81 अगर माइनस कर दिए तो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल तो हैं लेकिन रेडियो एक्टिव हैं, यानी उनका कोई स्टेबल आइसोटोप नहीं पाया जाता। और 94 एटॉमिक नंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं सब मैनमेड एलिमेंट हैं, सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। इसके साथ ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो हमारा डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बेसिस पर कई बातें सीखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमने ए लिखा है, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, ये करंट फॉर्म में जो एनसीईआरटी मेंशन करता है और आईयूपीएसी ने जो एक्सेप्ट किया है वो पैटर्न है। इसी को एनसीईआरटी के 2 साल पुराने वर्जन में अगर आप देखेंगे तो इन सबको बी लिखा हुआ था। तो देखिए ये ए और बी का जो भी डिवीजन है वो 2 अलग अलग कंसेप्ट है। एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग हो जो ब्रिटेन में फेमस थी, तो वहाँ पर ये बी दिया जाता था और अमेरिकन सिस्टम में इसको ए दिया जाता था। तो आईयूपीएसी में जो अब अडॉप्ट किया गया है वो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया गया है। तो अगर किसी किताब में यहाँ पर 3rd B, 4th B, 5th B, इनको बी दिया गया और इनको ए दिया गया है, ठीक है, तो वो भी अपनी जगह सही है, वो एक दूसरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हम आईयूपीएसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। आईयूपीएसी वैसे इसको भी रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन अमेरिकन सिस्टम से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इस वजह से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी में ए लिखा है तो हमने ए लिख दिया है। दैट्स इट। इसी से रिलेटेड हम और एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, और नेक्स्ट लेक्चर से पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू कर देंगे, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल के ओरिजिनल क्वेश्चंस। वैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, क्वांटम नंबर पढ़ा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल चैप्टर के क्वेश्चन नहीं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होंगे। तो पीरियोडिक टेबल के ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ अब हम आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।